मैं जब सयानी हुई तो मेरी सौतेली माँ ने मुझे एक खूबसूरत सा जोड़ा पहनने को दिया। हालांकि वो इतनी अच्छी नहीं थी कि मुझ पे यूं प्यार नछावर करती। उसका रवैया मुझसे वैसा ही था जैसा कि अमूमन सौतेली माँ का हुआ करता है। घर के सारे कामकाज मुझसे करवाती थी, लेकिन आज न जाने क्यों मुझ पर इतनी मेहरबान थी। एक नया कीमती जोड़ा मुझे पहनने को दिया, फिर कहने लगी कि मेकअप भी कर लो। वैसे तो मैं दिखने में अच्छी खासी खूबसूरत थी। मुझे लगा कि शायद मेरी सौतेली माँ के दिल में मेरे लिए प्यार आ गया हो। हम शायद किसी शादी की पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन हैरत मुझे इस बात की थी कि पहले मेरी माँ मुझे अपने साथ कभी कहीं लेकर नहीं गई थी। मैंने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? तो कहने लगी, बहुत खास जगह, जल्दी करो, देर हो रही है। मैंने नकाब पहना और अपनी माँ के साथ बाहर निकल गई। हम पैदल ही चलने लगे थे। रात के 10 बजे का वक्त था। मेरी माँ ने एक सुनसान सड़क का रुख किया और मुझे उसी रास्ते पे ले जाने लगी। वहाँ कोई आता जाता ना था। हम एक कदम आगे बढ़े कि मेरी माँ वहाँ रुक गई और अपनी कलाई पर पहनी घड़ी देखने लगी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उस वक्त उस गली में इतना सन्नाटा था कि मेरे दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा था। उस वक्त वहाँ इतनी खामोशी थी कि मुझे अपने दिल की धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थी। मैं न जाने क्यों नर्वस थी। मुझे अभी तक ये नहीं मालूम था कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं, माँ मुझे यहाँ क्यों लाई होगी, कि कुछ ही देर में गली में गाड़ी की तेज रोशनी मेरी आंखों में पड़ी थी। जैसे वो गाड़ी हमारे पास आकर रुकी, मेरी तो जान ही निकल गई। मैं डर गई कि कहीं कोई डाकू ना हो। ऐसी सुनसान जगह पर वारदात का होना कोई बड़ी बात ना थी। मैं पहले ही कुछ डरपोक किस्म की लड़की थी। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो वो गाड़ी को देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे माँ की मुस्कुराहट अजीब सी लग रही थी। गाड़ी का फ्रंट डोर खुला और फिर एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष की थी, मुंह में पान डाले, पहले उसने मेरी तरफ देखा, उसके बाद मेरी माँ की तरफ देखने लगा। माँ ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे की तरफ बड़ी सख्ती से धकेला और उस शख्स से कहने लगी, इसे अपना ही समझो, ये मेरी ही बेटी है, इसलिए जाओ, बाकी बात मैं तुमसे फ़ोन पे करूँगी। माँ की बात सुनकर मैं हैरान होने लगी। वो क्यों मुझे उसके साथ भेज रही थी? मेरा दिल उस वक्त अनजाने से अंधेरे में डूबने लगा था। मैंने अपना हाथ माँ के हाथ से खींचा और पीछे हटकर मैं घबरा कर बोली कि मुझे किसी के साथ कहीं नहीं जाना। न जाने मुझे किसी बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। मेरी माँ ने मुझे खुद से आंखें फाड़ के देखा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस शख्स की ओर जोर से धकेला। मैं उस शख्स पर गिरी थी। मुझे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आने लगा। इससे पहले कि मैं उस शख्स से पीछे हटती, उसने मुझे बाजू से पकड़ा और गाड़ी की पिछली सीट पर धक्का दे दिया। गाड़ी के पीछे भी एक और शख्स मौजूद था जो नकाब पहने हुए था, जिसने फौरन मेरे नाक पर एक तेज खुशबू का रूमाल रख दिया और मैं बेहोशी में जाने लगी थी। मेरे हाथ पांव बेजान से होने लगे थे। जब मुझे होश आया तो जहाँ पे मैं थी वहाँ एक ऐसा कमरा था। कमरे में तेज रोशनी थी। मेरा सर बुरी तरह से भारी हो रहा था। मैंने एक हाथ से अपने सर को पकड़ा और दूसरे हाथ के सहारे मैं उठकर टेक लगाकर बैठ गई। वो इंसान मेरे सामने ही बैठा था जो मुझे मेरी माँ के पास ले आया था। वो शख्स मुझे बड़ी तेज नज़रों से देख रहा था। वो शख्स मुझे देखकर कहने लगा कि तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारी तारीफ बहुत कम की थी, तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। फिर वो मेरे करीब आने लगा तो मैंने उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। वो कहने लगा, तुम्हारी माँ ने पूरे 1 लाख लिया है तुम्हारा। अगर तुमने कुछ भी चालाकी की तो पछताना तुम्हें ही पड़ेगा। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ने लगे थे। एक लड़की के लिए सबसे कीमती चीज़ उसकी इज्जत होती है, जिसे आज मेरी सौतेली माँ की आंखों पर बंधी लालच की पट्टी ने मुझसे बेदर्दी से छीना था। मैं एक शराबी की बेटी थी। अगर मेरी सगी माँ आज जिंदा होती तो मुझ पर यह जुल्म कभी ना होता। मुझे अपने बाप से उस वक्त इतनी नफरत महसूस हो रही थी कि अगर वो मेरे सामने होता तो मैं शायद उसका कत्ल कर देती। मेरे बाप को शराब की ऐसी लत लग चुकी थी कि जिस दिन उसे शराब ना मिलती तो वो पागल सा होने लगता था। एक दिन शराब ना मिलने की वजह से माँ और बाबा के बीच कहासुनी हो गई और गुस्से में बाबा ने माँ को मार डाला। शायद उसी दिन से मेरी बर्बादी शुरू हो गई थी। मैं अपनी पुरानी यादों से बाहर निकली। मैं गाड़ी से नीचे उतरने लगी तो उस आदमी ने मेरे हाथ पर 1 लाख की रकम रख दी। कहने लगा,
अपनी माँ को देना। मैं बेजान हाथों से वो पैसे पकड़कर नीचे उतर गई और वो गाड़ी जा चुकी थी। मैं अपनी लूटी फूटी हालत के साथ दरवाजे तक पहुंची थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला। मेरे हाथ में पैसे देखकर उसकी तो आंखें ही चमक गईं। मुझसे पैसे ले लिया और अंदर चली गई। उसे मेरी हालत पर ज़रा भी तरस नहीं आया था, और आता भी क्यों, कौन सी उसकी सगी बेटी थी मैं। सीधा मैं अपने कमरे में जाकर अपनी चारपाई पर बेजान वजूद सी लेट गई। मेरी आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरी सगी माँ मुझसे कितना प्यार करती थी। कहती थी कि मेरी बेटी शहजादी है। मुझे नई नई फ्रॉक पहनाकर मुझे देखकर वो बड़ी प्यार से चूमती थी। मैं जितनी खूबसूरत थी, मेरे ख्वाब भी ऐसे ही छोटे छोटे थे जैसे कि हराम लड़की के हुआ करते हैं। मेरी दूसरी माँ का रवैया मुझसे पहले दिन से ही ऐसा था। वो मुझसे सारे काम करवाती थी। बस एक रात मेरी होती थी जिसमें मैं आंखें बंद करके अपने ख्वाबों की खूबसूरत दुनिया में चली जाती थी। सोचती थी कि एक ना एक दिन मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी ज़िंदगी की परेशानियां भी ख़त्म हो जाएंगी। मेरा भी कोई घर होगा, एक प्यार करने वाला पति होगा। लेकिन रात को मेरी सौतेली माँ ने चंद सिक्कों की खातिर मेरा वो ख्वाब भी किसी दरिंदे इंसान के हवाले कर दिया था, जिसने बड़ी बेदर्दी से मेरे ख्वाबों को नोचा था। वो पति तो था नहीं जो मुझसे नरमी का बर्ताव करता, वो मेरा ग्राहक था। मैं उसकी सिर्फ हवस का निशाना ही बन गई थी। मुझे अपने आप से, अपने वजूद से, यहाँ तक कि अपनी पैदाइश से भी घिन आ रही थी। काश कि मैं पैदा ही ना होती, मर जाती। मुझे अपनी किस्मत पर इतना रोना आया कि मेरा तकिया मेरे आंसुओं से भीग गया था। रोते रोते मेरी आंख लग गई। जब मुझे किसी ने झकझोर कर उठाया, उस वक्त मेरी थकान और नींद से बुरी हालत थी। मेरी माँ मेरे सर पर खड़ी कहने लगी, महारानी की तरह कैसे सो रही हो? उठो, घर का काम करो, नाश्ता बनाओ, मुझे भूख लगी है। पहली बार मैंने सौतेली माँ की बात को नज़रअंदाज किया था और मैं उसे देखकर चिल्लाकर बोली, तुम सिर्फ पैसों की भूखी हो, तेरे लिए नोट लाई हूँ, वही खा ले, और अगर मुझे जगाने की कोशिश की तो सारे लिहाज भूल जाऊंगी। पहली बार मैंने उनसे ऐसी बात की थी, वरना मैं उसके सामने आंखें तक नहीं उठाती थी, किसी बात का कोई जवाब नहीं देती थी, सारे काम मैं चुपचाप कर देती थी। लेकिन इंसान में भी बर्दाश्त की हद होती है। मेरी माँ मुझे हैरत से देखती हुई बाहर चली गई। मैं दोबारा से सो गई। शाम को उठकर अपने खाने के लिए कुछ बनाया। खाना खाकर मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। मुझे फिर से बचपन का वही मंजर याद आने लगा। मेरे बाप ने ये शोर मचा दिया था कि घर पर चोर आए थे, मेरी पत्नी को मार कर चले गए। मैं गुमसुम से अपने बाप को देख रही थी। सबके सामने वो यूँ रो रहा था जैसे सच में मेरी माँ के जाने का दुख उसे बहुत हो। लेकिन सच तो मुझे मालूम था कि सच है क्या। मुझे अपने बाप से उसी दिन से ही नफरत हो गई थी। मैं उनसे बातचीत नहीं करती थी। हर वक्त मैं अपनी माँ के गम को याद कर कर रोती रहती थी। मेरी माँ की कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी थी जब मेरा शराबी बाप इस औरत को पत्नी बनाकर घर ले आया था, जो इसी तरह की निर्दयी और बेरहम थी। कम उम्र में ही मैंने सारे घर के काम करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि बिन माँ की बच्चियाँ बेसहारा हो जाती हैं। जब सौतेली माँ घर आ जाती है तो बाप भी सौतेले हो जाते हैं, और मेरा बाप तो पहले से ही मेरे साथ सगा नहीं था। मेरी माँ के साथ मेरा बाप भी मेरे लिए मर चुका था। मेरी सौतेली माँ एक लालची औरत थी। पैसे देखकर उसकी आंखें चमकने लगती थी। अक्सर पूरा दिन वो बाहर रहती थी, शाम को ही वो घर लौटती थी, और जब घर आती तो उसके हाथ में नोट होते थे जिन्हें वो अपने कमरे में रख देती थी। वो पूरा दिन कहाँ गुजारती थी, क्या करती थी, मुझे कुछ भी खबर नहीं थी। फिर मैं जैसे ही 18 साल की हुई, मेरी सौतेली माँ ने मेरे जिस्म का सौदा करना शुरू कर दिया था। फिर ये रोज़ का सिलसिला जारी हो गया था। मैंने खुद को हालात के हवाले कर दिया था। आज सुबह जब मेरा ग्राहक मुझे छोड़ने आया तो मैंने उससे कहा कि मुझे मंदिर के पास उतार दो। मैं दोपहर तक मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठी रही कि अचानक मैंने पलट कर देखा तो मेरी सौतेली माँ मुझे गुस्से से आंखें फैलाकर देख रही थी। कहने लगी, कब से तेरी राह देख रही हूँ और तू यहाँ पर बैठी है। मैंने मुस्कुराहट से कहा, मेरी राह नहीं ताक रही थी, पैसों की राह ताक रही थी। तुझे पैसों की भूख है। मैंने पैसे उसके मुंह पर मारे और वहाँ से निकलकर मैं घर पहुँच गई। मैंने अपने दिल और ज़मीर का गला अपने हाथों ही घोंट दिया था, इसलिए अब मेरे लिए गुनाह करना मुश्किल नहीं था।
मैं घर से बहुत दूर चली जाती तो भी कोई इज्जत की ज़िंदगी नहीं मिलती मुझे। ऐसे भेड़ियों से दुनिया भरी पड़ी है। किसी भूखे कुत्ते की तरह हम जैसी बेबस और मजबूर लड़कियों पर घात लगाए बैठे होते हैं कि कब उनके हाथ लगे और अपनी वो हवस का निशाना बनाकर हमें मौत के घाट उतार दें। मैं अब रोज़ जाने लगी थी। रोज़ अपनी लालची माँ के मुंह पर पैसे मारती थी। बस यही एक काम था मेरी ज़िंदगी में। मैंने अपने सौतेली माँ के हाथों में पैसे कभी नहीं दिए थे, बल्कि हमेशा उसके मुंह पर फेंका था। एक दिन एक शख्स ने नोटों से भरा बैग मेरी माँ को दिया और मुझे अपने साथ ले गया। 2 माह में मैं उसके पास ही रही। उसके घर पर हर किस्म का जुल्म सहती रही जिनसे वो पैसे वसूल करता था। फिर एक दिन वो मुझे अपने साथ दुबई लेके आ गया। बस जगह बदल गई थी। मुझे सिर्फ कमरा बताया जाता था और मैं वहाँ पहुँच जाती थी। मैं एक कॉल गर्ल की ज़िंदगी गुजार रही थी। एक बार मैं एक होटल के कमरे में गई तो मेरे पैरों के नीचे ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि वो मेरा बाप था, जिसके दिल को बहलाने के लिए मैं वहाँ आई थी। क्योंकि मैंने अपने ज़मीर को मार डाला था, इसलिए मुझे देखकर मेरे बाप की नज़रें शर्म से झुक गई थी। मैंने गहरी सांस ली। सामने छोटे से शीशे की टेबल पर रखी शराब की बोतल से गिलास में शराब डाली और एक कॉल गर्ल की तरह शराब का गिलास लेकर उसके पास जाकर गिलास उसके सामने किया। वो मुझे देखने लगा और कहने लगा, तुम यहाँ कैसे और ये क्या हुलिया बना रखा है? मैंने कहा, ये सब बातें छोड़ो साहब और शराब पियो। इस शराब की कीमत हमेशा मैंने ही तो भरी है, कभी अपनी माँ की मौत की सूरत में तो कभी अपनी इज्जत की नीलामी की सूरत में। आपकी बीवी ने अच्छी कीमत वसूली है। मेरी बात सुनकर मेरा बाप फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, उसने तुझे बेच दिया है? मुझे तो कह रही थी कि तेरी बेटी अपने यार के साथ भाग गई है। मुझे तब भी यकीन नहीं आया था। मैं अपने बाप को आंसू बहाता देखकर हंसने लगी। मैंने कहा, आज मेरे हाथ से शराब पियो। आपको कभी शराब इतनी अच्छी नहीं लगी होगी जितनी आज बेटी के हाथ से लगेगी। मैं गिलास अपने बाप के मुंह के पास लेकर गई तो वो लड़खड़ाता हुआ उठा और उसके हाथ मेरे सामने जुड़ गए। वो मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मेरे बाप ने यहाँ पर बहुत दौलत कमा ली थी, इसलिए मेरे मालिक को कीमत देकर मुझे आज़ाद करवा लिया। मेरी सौतेली माँ को तलाक भी दे दिया और उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया। मैं अब अपने बाप के पास रहती हूँ। वो शराब छोड़ चुका था, मेरा ख्याल भी रखता था, लेकिन मुझे आज भी उससे बहुत नफरत थी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसी के कारण हुआ। लेकिन धीरे धीरे वक्त ने सारे गम भर दिए थे। आज मेरी शादी को 1 साल हो गया है और अब मैं एक इज्जत की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।